इस अध्याय में बच्चे आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, इस अध्याय में टोटल 15% है। कितने परसेंट है? 15%। लेकिन क्या ये 15% आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर हमसे पूछेगा तो हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल नहीं। कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दीपक सर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बताते हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आप ज्यादा प्रश्न याद नहीं करोगे, कम प्रश्न याद करोगे और उसी में से आपका सवाल एग्जाम में आएगा। प्यारे बच्चों, सबको मेरा प्रणाम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 के प्रश्न उत्तर। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, अब में से बहुत बच्चों को लगता है कि इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा डिटेल्स में। इस अध्याय में बच्चे आप देखेंगे, आपको दिख रहा होगा, इस अध्याय में टोटल 15% है। कितने परसेंट है? 15%। लेकिन क्या ये 15% आपके लिए महत्वपूर्ण है? अगर हमसे पूछेगा तो हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल नहीं। ये 15% आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ये 15% बिल्कुल नहीं पूछता है। कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए दीपक सर सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को बताते हैं जो एग्जाम में आपके आएंगे। इससे क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। आप ज्यादा प्रश्न याद नहीं करोगे, कम प्रश्न याद करोगे और उसी में से आपका सवाल एग्जाम में आएगा। तो चलिए, कौन कौन से प्रश्न एग्जामिनर जो है बार बार पूछते हैं, हम लोग उनको देखते हैं। देखिए सर, प्रश्न इस प्रकार है, आपके 15 प्रश्न में से, है ना, 15 प्रश्न में से मात्र जो है आपके 5%, देखिए कितने परसेंट? 5% आप देख रहे हैं यहाँ पे। कितने परसेंट बच्चा? 5%। ये 5% ही आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होती है। कोई ना कोई एक प्रश्न प्रत्येक साल पूछा जाता है। अब ये 5% कौन कौन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लिखा गया है। तो आज हम लोग 15 के अलावा 5% का ही प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर आसान शब्दों में करेंगे। एक और बात बच्चे, हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको इस अध्याय के सभी प्रश्न सुन करके याद हो जाएगा। बार बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक बार में समझ जाओगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से समझिए कि समस्त भूमंडल में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? है ना, इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे। हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि भारत जो है सर्वाधिक संपदा है, मतलब सभी चीजों से परिपूर्ण है। क्यों कहा, तो ध्यान सुनिए। उसके बाद हम आपको ये वाला भी बात बताएंगे, प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब इसको समझना जरूरी है। तो आंसर देखिए ध्यान से, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। अगर बात करें मौसम की, तो भारत एक ऐसा मात्र देश है जहां पे 4 प्रकार के ऋतु अर्थात मौसम रहते हैं। भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पे काला, गोरा, नाटा, लंबा, थोड़ा गोरा, थोड़ा काला, पीला गोरा, सफेद गोरा, इस टाइप के लोग रहते हैं। भारत एक मात्र ऐसा देश है जहां पर मस्तिष्क का सबसे पहले विकास हुआ। अर्थात लेखक इसलिए ने कहा कि भारत क्या है, सर्वाधिक संपन्न देश है। अब आते हैं दूसरा, लेखक ये भी कहा कि भारत जो प्राकृतिक सौंदर्य देश। क्यों कहा, ध्यान से, भारत एक मात्र देश है जहां आपको चारों बगल हरियाली दिखेगी। यहाँ के 70% से लेकर के 80% लोग कृषि काम करते हैं, जिस कारण चारों ओर हरियाली दिखती है। सुबह सुबह जब आप उठिएगा तो चिड़िया की मधुर मधुर आवाजें सुनाई पड़ेगी, रंग बिरंगा आपको चिड़िया दिखाई पड़ेगा। यहाँ का मौसम बहुत ही सुनहरा है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, कभी बरसात तो कभी हवाएं चलती है। अर्थात इसलिए लेखक ने भारत को प्राकृतिक सौंदर्य कहा। अब आंसर देखिए, लेखक कहते हैं
भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां भूतल में ही स्वर्ग की छटा निखरती है ना। यहाँ मनुष्य की मस्तिष्क का सर्वप्रथम विकास हुआ। यहाँ सभी प्रकार के धर्मों का लोग रहते हैं, इसलिए इसे सर्वोदित संपदा देश कहा गया। आगे बढ़िए। उसी प्रकार यहाँ हरे भरे खेत खलियान, खेतों में काम करता हुआ किसान, चिड़िया की मधुर मधुर आवाजें, रंग बिरंगा मौसम, जिस कारण भारत को प्राकृतिक सौंदर्य कहा गया, प्राकृतिक सौंदर्य देश कहा गया। इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। देखिए हमारे यहाँ के किसान देखिए तो खेत उत करते कितना सुंदर, देखिए बहुत सुंदर नजारा है कि नहीं, बहुत सुंदर नजारा, आप गौर से देखिए बहुत सुंदर लगेगा। अगला प्रश्न है आपका कि लेखक के दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। बहुत मजेदार प्रश्न है बच्चा, है ना, बहुत ही मजेदार। इनको ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। और आपको हम पहले बता दें, हमारा प्रश्न अगर आप सुनोगे ध्यान पूर्वक, सुनने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, मोबाइल में फुल स्क्रीन में वीडियो कर ले, और अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा लीजिए। हम कहते हैं यकीन दिलाते हैं आपको, सुनोगे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग पहले समझेंगे, तब हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। देखिए लेखक ने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन जो होगा वो होगा गांव में। कहाँ होगा, गांव में होगा, क्योंकि भारत की जो सभ्यता और संस्कृति बची हुई है वो गांव में है ना। अभी भी वहां के लोग घूंघटों में रहते हैं, अभी भी गांव के लोग अतिथि देवो वाला प्रथा निभाते हैं। आप गांव में जाइए, किसी भी घर जाइएगा, बिना पानी पिलाए खाए हुए आपको जाने नहीं देगा, इतना संस्कार दिखता है। अर्थात जो भारत की धरोहर है बच्चा, जो भारत की रीति रिवाज है, जो भारत की प्रथा है, वो सभी आपको गांव में दिखेगा। चलिए तो आंसर हम लोग समझते हैं। आंसर क्या है, यहां देखिए, लेखक की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन गांव में होता है, क्योंकि गांव में ही भारत की सभ्यता संस्कृति जीवित है ना। आगे बढ़िए। अभी भी वहां अतिथि देवो भव जैसी प्रथा जीवित है। आज आप गांव में जाते हैं तो आपको एक गिलास पानी और खाने के लिए अवश्य पूछा जाएगा। लोग अभी भी घूंघट में रहते हैं, इसलिए लेखक ने कहा कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, गांव में होगा। देखिए बच्चे बहुत प्यारा आंसर, सुनने मात्र से आपको याद है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज बच्चे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों यारों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ आपको वही प्रश्न करवाएंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा है ना, क्या कहते हैं, प्रयास करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के आपको इस तरह का आंसर, आसान आंसर देखने को मिलता है। इसके लिए आप एक कमेंट भी करिएगा आपका आंसर कैसा लगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर हम लोग भागते हैं। तीसरा प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों। देखिए जब भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे तो उस समय की घटना हुई थी। क्या घटना हुआ, ध्यान सुनिएगा। वाराणसी के पास है ना, खुदाई के समय 172 जो है दारिस नामक सोने का सिक्का मिला। किसका नाम भैया, दारिस नामक सोने का सिक्का। किसका नाम याद रखिए, दारिस, दारिस नामक सोने का सिक्का मिला। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या किए थे, उस सोने के सिक्का को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया। उसको लगा कि इस धरोहर को, इस जो है बहुमूल्य वस्तु को वो अच्छे से रखेंगे। लेकिन हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस धरोहर, इस प्रथा को नहीं समझा था, इस बहुमूल्य वस्तु की विशेषता को नहीं समझा। उसने सभी सिक्के को गला करके एक में कन्वर्ट कर दिया। तो वही क्वेश्चन का आंसर भी है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन है कि आंसर है, एक बार की बात है जब वारेन हेस्टिंग भारत का गवर्नर जनरल था तो उससे वाराणसी के पास 172, याद रखिए कितने बच्चा, 172 है ना, दारिस नामक, किस नामक बच्चा, दारिस नामक सोने का सिक्का मिला। उसने उस सिक्के को ईस्ट इंडिया कंपनी को भिजवा दिया। आगे बढ़िए, आगे क्या है, उसको लगा कि इस दुर्लभ वस्तु को वो अच्छे से रखेंगे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इसकी महत्व को नहीं जाना और इसे क्या कर दिया बच्चा, गला दिया।
कहा जाता है इस सिक्का का मूल्य वर्तमान में बहुत ही ज्यादा है ना। अब ध्यान समझिए, वो जो दारिश नामक सिक्का था कितना मिला था बताइए तो कमेंट में, 172। ठीक है, कहाँ मिला था वो भी कमेंट में बताइएगा। और सिक्के का नाम क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि कौन सा सिक्का मिला, तो आंसर होगा दारिश नामक। कितने सिक्का मिला, 172। कहाँ मिला, वाराणसी के पास। किसको मिला, वारेन हेस्टिंग्स। 4 ऑब्जेक्टिव आराम से। ठीक है, तो बताया जाता है, हम सिक्के के बारे में बता दें, इस सिक्के का मूल्य अभी इतना है, वर्तमान में इतना है कि इस सिक्के 172 सिक्का को भेज करके आप पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश को खरीद सकते हैं। इतना मूल्य था, सोचिए आज रहता तो क्या होता। चलिए आगे बढ़ते लोग। चौथा क्वेश्चन है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देखिए बच्चा, अगर भारत धर्मों की बात करें तो भारत जो है धर्मों का जन्मदाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के धर्म, हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, सभी धर्म का आविष्कार तो भारत है, जन्मदाता तो भारत है ना। तो चलिए आंसर समझते हैं। कहता है धर्मों की दृष्टि से भारत का स्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत धर्मों का जन्मदाता है। यहाँ सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म जैसे धर्मों का विकास हुआ और आज ये धर्म पूरे विश्व के लोगों को लोग अपना रहे हैं। देखिए बच्चा, ये 4 धर्म जो आप देख रहे हैं, सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, ये 4 धर्म भारत जन्मदाता है, मतलब भारत का दिया हुआ है ये। और आज देखिए चाइनीज जाइएगा तो आपको बौद्ध धर्म, चाइना जाइएगा तो आपको बौद्ध धर्म अपनाया हुआ नजर आएगा। अर्थात हमारा धर्म आज पूरे विश्व में छाया हुआ है। तो धर्मों की दृष्टि से क्या बात करें, धर्मों की दृष्टि से भारत जन्मदाता है धर्मों का। आज भारत का धर्म ही सभी लोग अपना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको लगता है कि आप चौथा तो पहुंचिए गए, लास्ट वाला प्रश्न होगा। लास्ट वाला प्रश्न है, हाँ लास्ट अंतिम प्रश्न, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा। ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करिए। देखिए बच्चों, नया सिकंदर से पहले हम लोग थोड़ा पुराना सिकंदर के बारे में जाने। देखिए पुराने सिकंदर की बात करें 323 ईस्वी पूर्व, 323 ईसा पूर्व की बात करें, नहीं ईस्वी बोलते, पूर्व नहीं हुआ ईस्वी, 323 ईस्वी की बात करें। ये देखिए, यह है भैया आपका सिकंदर, क्या है, सिकंदर महोदय। ये यूनान देश का प्रख्यात व्यक्ति था। प्रख्यात व्यक्ति का मतलब क्या है, ये आज तक कोई भी युद्ध नहीं हारा है ना। जब ये सभी जगह जीता तो ये सोचा क्यों ना जाके हम एशिया अर्थात भारत को जीतते, हिंद चीन को जीतते हैं। ठीक है, तो ये हिंद चीन की ओर आया। कहा जाता है ये जब निकलते थे इसके समय लगभग है ना 5000 से लेकर के 6000 है ना हाथी घोड़ा हुआ करता था, हाथी घोड़ा हुआ करता था। उसके साथ ही दल बल के साथ आते थे। इसके पास कहा जाता है 10,000 सैनिक होता था, जिधर से घुसते थे उधर से विनाश करते घुसते थे, है ना। जिधर से जाता था उधर से विनाश करता, लूटपाट करते चले जाता था, सब चीज तबाह। मतलब अगर वो मान चलो किसी एरिया से गया तो उस एरिया का जितना भी चीज खत्म, आदमी खत्म, सोना चांदी खत्म, मनुष्य हर चीज खत्म, विनाश कर दिया था। इतना दल बल के साथ आता, इतना बहुत प्रतापी राजा थे और कहा जाता है सफल राजा थे। और मात्र ये 20 साल में राजा बने थे, मात्र 20 साल के एज में ये राजा बने थे। और आपको बता दें 32 के एज में इसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु का कारण बताया जाता है टाफाइड, कालाजार, कोई बोलता है 20 खिला के मारा गया, ये बात है। तो चलिए हम लोग नया सिकंदर के बारे में लेखक क्या क्या उन बातों पे आते हैं। पुराना सिकंदर के बारे में आप लोग जान गए। लेखक नए सिकंदर के बारे में बताते हुए कहे हैं कि नया सिकंदर को अभी भी विजय के लिए बहुत कुछ बाकी है, जैसे गंगा, सिंधु, भूविज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि। पुराने सिकंदर सिर्फ सोना, चांदी और रुपया लूट कर ले गए, लेकिन अभी भी भारत में ऐसे ऐसे बहुमूल्य वस्तु है जिसे पाने के लिए नए सिकंदर को आना होगा। लेखक का कहना है कि जो पुराना सिकंदर है वो तो सिर्फ सोना चांदी लेकर गया, अभी भी बहुमूल्य वस्तु है जिसको देखने के लिए, जिसको पाने के लिए नए सिकंदर को आना पड़ेगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बताया गया है। अब अंतिम है भैया, हम आपको दिए हैं थैंक यू। थैंक यू किस बात का, यदि आप मेरा वीडियो पूरा देखते हैं तो उसके लिए हम तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। इस चैनल के द्वारा हम
कोशिश पूरा करते हैं आपको कम प्रश्न बताए, लेकिन वैसा प्रश्न बताए जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाए। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आप मेरे इस वीडियो को देखें ताकि आपको कोई अन्य वीडियो देखना ना पड़े। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ये प्रतिक्रिया आप हमें अवश्य दीजिए। अच्छा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कुछ और बदलाव की जरूरत है तो वो भी आप बताएं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।